Hello Astrid. हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिस वर्कडे, योर बायोलॉजी टीचर एंड वेलकम टू द एड्यूग्रोन। और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे एकदम न्यू बैच पे, जिसे हम बोलते हैं यलगार बैच। सो स्टूडेंट्स, ये स्पेसिफिकली टर्म एग्जामिनेशन को देखकर हमने यहाँ पे बनाया है। अगर आप टर्म 1 की एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। ये वीडियो जो है वन शॉट वीडियो होने वाला है। एक ही वीडियो में आपको पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा और अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो बेसिकली हम पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ इसको बता दीजिए, उनको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ये चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ पाए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम यलगार बैच के बारे में थोड़ी सी डिटेल जो है वो समझ लेते हैं कि आखिरकार इसमें क्या खास बात है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर यलगार बैच है, इसमें आपको जो जितने भी टर्म्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो करवाए जाएंगे और उसके साथ आपको मिलेंगे यहाँ पे एमसीक्यूज की सीरीज। ओके, तो एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। सो आप जैसे ही वीडियो ख़त्म करोगे, ये पूरा कंप्लीट देखोगे, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पे जाके आप कोर्स में इनरोल होइए और उस पर्टिकुलर टेस्ट को दीजिए। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और आप उसको क्वालिफाई करते हो तो आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी इशू होगा। इसके अलावा आपको वहाँ पे कुछ कूपन्स भी मिल जाएंगे, जिससे वेबसाइट में अगर आपको कोई दूसरा कोर्स पसंद आता है तो उन पर्टिकुलर कूपन का यूज़ करके उन कोर्स में आप इनरोल हो सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और इसके अलावा अगर आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको ये बताता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है टर्म्स के लिए कितनी है, कितनी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे आप हैशटैग यूज़ कर सकते हो एड्यूग्रॉन यलगार एंड हैशटैग एड्यूग्रॉन। ओके, तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हमारा जो चैप्टर है वो हम देखते हैं कि आखिरकार हम इसमें क्या पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो चैप्टर है वो है हमारा लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन बेसिकली हम बोलेंगे किसको, है ना। तो न्यूट्रिशन से पहले मैं आपको एक छोटी सी बेसिक सी बात बता देता हूँ कि जो लाइफ प्रोसेस है ना, क्या मतलब लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आखिर कौन सी चीज़ें होती हैं। सो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसको वर्क करने के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बिना हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। मतलब बॉडी को वर्क करने के लिए, बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए, है ना, इस सभी काम के लिए बॉडी को जरूरत पड़ती है कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस की, जिसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बॉडी या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं ह्यूमन बींग्स में कि कौन कौन से यहाँ पे लाइफ प्रोसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर से निकल के आता है, वो है न्यूट्रिशन। तो बेसिकली न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको हमारे बॉडी के फंक्शन करने के लिए ज़रूरत होती है किसकी, एनर्जी की, है ना। अब एनर्जी बेसिकली हमारी बॉडी में करता क्या है, एनर्जी हमारी बॉडी में मेंटेन करता है क्या, स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। हमारा जो बॉडी का ऑर्डर है, किस तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारे मटेरियल है ना, दैट मीन्स कि हमारी बॉडी जिनसे बनी है उनकी भी ज़रूरत हमको होती है।
तो ये जो मटेरियल्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारी बॉडी के बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और इसके अलावा ये हमारी बॉडी में प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करते हैं, है ना। तो प्रोटीन भी हमको यहाँ से मिलता है बाहर से, जो मटेरियल आता है हमारी बॉडी के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एनर्जी की, तो एनर्जी जो होता है वो बेसिकली हमको कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। और फूड यहाँ पे हमको दो चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, एक प्रोवाइड कराता है मटेरियल जो हमारी बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, इसके अलावा एनर्जी, एनर्जी भी हमारी बॉडी को जो है कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। तो बेसिकली अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन सिंपल सा है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज इट बाय ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स कि फूड को कंज्यूम करना, है ना, टेक करना, टेकअप करना, और उसको फिर यूज़ करना, यूटिलाइज करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन को अगर हम क्लासिफाइड करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और मिनरल्स और विटामिन जो हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है हमको बॉडी में मिनिमम अमाउंट में चाहिए रहता है ना, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट, यानी कि स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। वही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमको कंटिन्यूसली चाहिए रहता है। कार्बोहाइड्रेट हमको चाहिए डेली, है ना, स्पेसिफिक अमाउंट में। प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें हमको चाहिए रहती हैं। देन अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से फूड को आपका कंज्यूम करते हैं, या फिर फूड यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे वो उनको मिलेगा, किस तरीके से वो अपनी फूड की जो ज़रूरतें हैं, जो खाने की ज़रूरत है, वो किस तरीके से पूरी करेंगे। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके बिहाफ पे हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स कि न्यूट्रिशन के दो मोड हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म उसे दो तरीके से ले सकता है, उसके बिहाफ पे जो ऑर्गेनिज्म का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी अलग अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टाइप है ऑटोट्रॉफ। फर्स्ट टाइप क्या है, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स हम उसको बोलते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। और हेटरोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ हम उसको बोलेंगे जो अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे, दैट मीन्स वो डिपेंड रहेंगे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। तो ऑटोट्रॉफ के जो एग्जांपल है वो है प्लांट, जैसे कि ग्रीन प्लांट, और इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्जी। ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। वही हेटरोट्रॉफ की बात करें तो हेटरोट्रॉफ में आएगा सैप्रोफिटिक, जैसे कि फंजी और ईस्ट। फंजी और ईस्ट जो है वो बेसिकली क्या है, सैप्रोफाइट है। दैट मीन्स ये किसी डेड मटेरियल पे ग्रो हो जाते हैं, और डेड मटेरियल से ही क्या करेंगे, हमारा जो फूड रहेगा उसको एब्जॉर्व करेंगे। तो ये डेड मटेरियल पे ग्रो करेंगे और फूड को एब्जॉर्व करेंगे, इसको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट। पैरासिटिक, पैरासिटिक जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं होस्ट। और उसी होस्ट से जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म गया है, उसी से पूरा का पूरा फूड वो क्या करता है, अपटेक करता है और फिर इसको यूटिलाइज करता है। कुछ एग्जांपल देखो यहाँ पे, प्लाज्मोडियम और कस्कटा। कस्कटा जो है एक प्लांट है ना, वही प्लाज्मोडियम जो है वो हमको मलेरिया कॉज करता है। तो वो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन वो गेन करता है। इसके अलावा होता है होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि मैन, यानी कि हम खुद कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जिसमें हम फूड को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, और फिर बॉडी के अंदर जाने के बाद, मतलब गट में जाने के बाद, फिर वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। मैन, डॉग, अमीबा, इनमें यही प्रोसेस होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंस की, कि यहाँ पे ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ में क्या डिफरेंस मिलता है। तो ऑटोट्रॉफ किसको बोलेंगे, कि ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेनिंग फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। These organisms are called autotrophs. That means कि ऑटोट्रॉफ उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन दोनों का यूज़ करके क्या बना लेते हैं, आपका सिंपल फूड मटेरियल जो है वो बना लेते हैं, ठीक। और उसी फूड को फिर क्या करेंगे, वो उसी फूड से फिर एनर्जी बना लेंगे। इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट और अमीबा, इसका ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरिया, इसका एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे
एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। एक्चुअल में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स यहाँ पे होते हैं। देन वही हेटरोट्रॉफ की बात करते हैं, तो हेटरोट्रॉफ क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस जो होते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं। ये क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद क्या होगा, उससे जो फूड मिलेगा उसको वो अपटेक करते हैं और उसी से बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं। ये जो फूड है इसको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ये तोड़ देते हैं और सिंपलर वन में तोड़ेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल में टूटेगा, और तोड़ने के लिए यहाँ पे कुछ ये एंजाइम्स यूज करते हैं। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक करने के लिए स्पेसिफिक यहाँ पे प्रोटीनियस कंपाउंड यूज करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं, है ना। बेसिकली ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, है ना। ये बायो कैटलिस्ट क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक करने का काम करेंगे। इसके अलावा जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, है ना। तो बेसिकली ऑटोट्रॉप पे ये डिपेंडेंट होंगे क्योंकि ऑटोट्रॉप ही क्या कर रहा है, फूड बना रहा है। एग्जाम्पल में एनिमल्स, हम खुद हेटरोट्रॉप हैं, और फंजी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि ऑर्गेनिज्म जो होता है खुद ही इसमें फूड प्रिपेयर करता है, और ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसमें यूज करेगा। जैसे कि आपका ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पर है। सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल को ये कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में। सिंपल सी बात है बिल्कुल। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला है वो ये होता है C6H12O6। सो यहाँ पे जो ये C6H12O6 है, ये बाद में ये मतलब कार्बोहाइड्रेट जो रहेगा ये क्या करेगा, स्टोर हो जाएगा, और स्टोर होके क्या बना लेगा, स्टार्च बना लेगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज़ आप याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट ही क्या होता है, स्टोर हो जाता है प्लांट में और स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। और अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जो प्लांट होता है उसमें ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ना, एमसीक्यूज यहाँ पे बन सकता है। देन अगर हम बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन की, तो प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। प्लांट न्यूट्रिशन जो होता है वो उसमें लाइट की हेल्प से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं इन दोनों को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, है ना। इसी को हम बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस में इस लीफ के अंदर बनती है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन निकल जाती है बाहर। तो ये प्रोसेस है जो कि है फोटोसिंथेसिस की। तो ग्रीन प्लांट खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अपटेक किया जाता है। वाटर को हम यानी कि प्लांट रूट से अपटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ से। देन इसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक है, क्लोरोफिल जो होगा वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, और इसकी हेल्प से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो इसमें यूज होगा क्या, सनलाइट, देन क्लोरोफिल जो कि क्या करता है, जो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, देन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्टोमेटा के थ्रू अंदर आती है ना। और स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन भी बाहर जाती है जब ये बन जाता है। तो वैसे तो ये रॉ मटेरियल में बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक रॉ मटेरियल है। देन इसके अलावा वाटर है। वाटर जो रहता है वो उसमें और भी मिनरल्स भी रहते हैं। ठीक है, और ये रूट के थ्रू क्या करता है, प्लांट इसको अपटेक करता है। देन फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोफिल में होता है ना। क्लोरोफिल जो है उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्लोरोफिल होगा। ठीक, और यहाँ पे अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, कार्बन H2O के 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये दोनों लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट दैट मीन C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन और H2O मिलता है। 6 मोल इसके ऑक्सीजन के और 6 मोल H2O के यहाँ पे हमको मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होती है। कौन करता है एब्जॉर्ब, उसको क्लोरोफिल करता है। ये जो
लाइट एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना, और वाटर को ब्रेक कर देती है। वाटर होता है H2O, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो सेपरेट हो जाती है, ठीक है। देन यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होके वो बना लेता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिकली कौन बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाए, मतलब यहाँ पे द हाइड्रोजन रिलीज बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो H है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा, रिडक्शन की प्रोसेस करेगा, और यहाँ पे C6H12O6 बन जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है फिर किसमें, स्टार्च में, और स्टोर हो जाएगा लीव्स में, ठीक है, और अदर स्टोरिंग प्लांट में। और इसके अलावा जो द वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो रहेगा, है ना, उसका जो स्प्लिट हो रहा है वो लाइट रिएक्शन का पार्ट है ना। ये जो H2O जो हो रहा है स्प्लिट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ये एक्चुअल में लाइट की प्रेजेंस में होता है, लाइट इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। और यहाँ पे इसका जो है हाइड्रोजन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के पास और रिडक्शन होगा और कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ये जो है वो डार्क रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। दोनों यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे स्टोमेटा की। तो क्या होता है कि जो लीफ है ना उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ये उसका दूसरा एंगल है। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे स्टोमेटा, यहीं से जो है गैसेस अंदर चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ज़्यादा अमाउंट में अगर ऑक्सीजन बनी है तो यहीं से बाहर निकलती है। स्टोमेटा का काम है गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना और वाटर वेपर का भी लॉस करना। स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर वेपर लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्या बोलेंगे उसको हम, ट्रांसपीरेशन। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे ये एपिडर्मिस सेल्स होती हैं जिसमें यहाँ पे बीन शेप स्ट्रक्चर्स होंगे सेल की, इनको हम बोलेंगे गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल जो रहती हैं स्टोमेटा के ओपन करने में और क्लोज करने में हेल्प करती हैं। तो जब ये ओपन है तो इसको हम बोलेंगे क्या, स्टोमेटल पोर। और यहाँ पे बात करेंगे तो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये है क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है। तो सिंपल सी बात, इसमें पानी भर जाए, क्या भर जाए, पानी। भाई जब ये पानी भरेगा तो क्या हो जाएगा, ओपन। फिर यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा क्लोज। तो सिंपल सी बात है। द ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर आर कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल। ये गार्ड सेल होती है, इसी के थ्रू कंट्रोल होता है। होता क्या है कि गार्ड सेल में यहाँ पे अपटेक होगा वाटर का, वाटर अपटेक करेगा ये, और ये क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। और स्वेल होके क्या हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी और टर्जिड हो जाएगी, जिससे क्या होगा, पोर ओपन हो जाएगा। वही अगर क्लोज की बात करते हैं तो वाटर जो है इसके बाहर बाहर निकल जाएगा, वाटर सब बाहर निकल गया तो क्या हो गया, फ्लैसिड हो गया, श्रिंक हो जाएगा, तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ पे, ऑटोट्रॉफिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो हेट्रोट्रॉफिक किसको बोलेंगे, जिसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होके ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, पहला ऑर्गेनिज्म फूड अपटेक करेगा, इसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब सिंपल सी बात है, खाने के लिए वो दूसरों ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहेगा। इसमें सेप्रोफाइट है, होलोजोइक है, पैरासाइट है ना। तो अगर मैं सेप्रोफाइट की बात करूं तो सेप्रोफाइट जो रहता है ये डाइजेस्टिव जूस को बाहर सीक्रेट करते हैं और बाहरी फूड को डाइजेस्ट करेंगे, और बाहर फूड को डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, इंगेस्ट करेंगे, मतलब अंदर ले लेंगे। सारे के सारे डिकम्पोजर्स, इंसेक्ट और हाउस फ्लाई सेप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखो ये सेल है, यहाँ पे बाहर फूड पड़ा हुआ है, ये बाहर एंजाइम सीक्रेट करेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसको अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट। दूसरा होलोजोइक है। होलोजोइक में जो होगा बॉडी के अंदर ही यहाँ पे डाइजेशन होता है, फूड को अंदर पहुँचाएंगे और अंदर पहुँचाने के बाद उसको डाइजेस्ट कर देंगे, जैसे कि एनिमल और अमीबा में हमको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। वही अगर हम पैरासिटिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हमला कर देता है, उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा या फिर बाहर ही रहेगा, ठीक। तो जिस बॉडी पे उसने हमला कर दिया है उसको हम बोलते हैं होस्ट। देन वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेता है। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट बोलते हैं, और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। कसकटा
टिक्स, लीच, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन किसमें, अमीबा में, तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब जो अमीबा है उसमें सिंगल सेल होता है, ठीक है। तो ये सिंगल सेल है और सिंगल सेल ही क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है। तो कैसे करेगा, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है अमीबा में, वो किस टाइप का होता है, होलोजोइक टाइप का होता है। तो होगा क्या कि इसमें ये है अमीबा का सेल का स्ट्रक्चर और ये है फूड पार्टिकल। तो ये क्या करेगा कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम फिंगर जैसा स्ट्रक्चर ये निकल रहा है ना, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इसको हम, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया से फूड पार्टिकल को पकड़ेगा और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होगा कि स्यूडोपोडिया को पकड़ के इस फूड पार्टिकल को अंदर की तरफ इंगल्फ कर लेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंगेशन। देन उसके बाद ये जो फूड पार्टिकल है अंदर की तरफ जब जाएगा तो वो वहाँ पे बन जाएगा फूड वैक्यूल। क्या बन जाएगा वहाँ पे, फूड वैक्यूल। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में फूड वैक्यूल बनने के बाद उस फूड को क्या करेगा, वो तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइजेशन, ठीक है। देन डाइजेशन करने के बाद वो क्या करेगा, उस फूड को एब्जॉर्व करेगा, जो पार्टिकल छोटे छोटे हो चुके हैं उसको यहाँ पे सेल के अंदर एब्जॉर्व कर लेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे, है ना। दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद वो हो जाएगा क्या, एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंगेशन हुआ, फूड को अंदर लिया, देन उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद उसके मटेरियल को वहाँ पे एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व करने के बाद उसको यूटिलाइज किया, जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और फिर जो बचा कुचा रहेगा उसको वो बाहर निकाल देगा और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इगेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल आपके 5 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। सबसे पहले इगेशन होगा जिसमें फूड पार्टिकल अंदर जाएगा, देन डाइजेशन होगा, फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन हो जाएगा और सिंपलर वन में टूटेगा जिसको हम डाइजेशन बोलेंगे, और इसको फिर ये क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। एब्जॉर्प्शन जिसको हम बोलते हैं, फूड पार्टिकल जो डाइजेस्टेड है उसको एब्जॉर्व करेगा, एब्जॉर्व करने के बाद फिर उसको एसिमिलेट मतलब उसको यूटिलाइज कर लेगा और जो बाचा कुचा रहेगा उसको रिमूव कर लेगा। इस प्रोसेस को हम इगेशन बोलेंगे। तो इस तरीके से होता है आपका न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पैरामीशियम की, जो कि एक सिंगल सेल है, पैरामीशियम भी एक सिंगल सेल है, बट इसमें क्या होता है, इसमें एक फूड स्पॉट मिलता है, जिससे क्या होता है, जिससे फूड को वो अपटेक कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल इसमें स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पैरामीशियम की, ठीक है। अमीबा का हमने यहाँ पे देख लिया। जो दूसरे सेल्स हैं जैसे कि पैरामीशियम, इसमें एक वेस्टिब्यूल होता है, जिससे क्या होता है, जिससे ये फूड को अपटेक कर सकता है। बेसिकली इसको हम सेल माउथ या फिर साइटो सिस्टोम भी बोलते हैं, ठीक है। साइटोस्टोम भी इसको हम बोलते हैं। और ये जो रहेगा फूड जो रहेगा इसमें मूव करेगा सीलिया के थ्रू। सपोज करो कि यहाँ कहीं आपका फूड है, तो ये जो आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यही सीलिया है, जो क्या करेगा, इसको वेस्टिब्यूल यानी कि ओरल ग्रुप तक ये पहुंचाने का काम करेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है। तो ह्यूमन बीइंग जो रहता है उसमें एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर मिलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें एक एलिमेंट्री कैनल होता है और इसके अलावा कुछ आपके एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनल की बात करें तो उसमें माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। वही एसोसिएट जो ग्लैंड्स होंगे जो उसमें हेल्प करेंगे, उसमें सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियास ये आता है, ठीक है। तो जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो होंगे वो होंगे सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। वही एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पे माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे होगा। अगर आप डायग्राम बात करोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे माउथ है, देन फिर ईसोफेगस है, देन यहाँ पे स्टमक है, स्टमक के बाद फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर यहाँ पे है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको लीवर दिख जाएगा, लीवर के अलावा यहाँ पे गॉल ब्लैडर दिख जाएगा और यहाँ पे ये दिख जाएगा पेनक्रियास। और माउथ के पास यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड आपको देखने को मिलता है, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ में। तो माउथ जो होता है ये फूड को इंटेक्ट करता है, उसमें टीथ होते हैं जिससे क्या होगा, ग्राइंडिंग होगी
और रोलिंग होगा, टेस्टिंग उसमें होगा, क्योंकि जीभ है तो जीभ में वहाँ पे आपके जो टंग है वहाँ पे टेस्ट भी होता है। और इसके अलावा फूड को ये सॉलो कर लेगा, अंदर की तरफ ले लेगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है आपके सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड में एक एक सलाइवा जो है वो सीक्रेट होता है और म्यूकस यहाँ पे सीक्रेट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लो कि सलाइवा में यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज, और इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है ना। तो ये एक सिंपल शुगर होता है, स्टार्च कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकल रहा है उसमें सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होगा जो कि स्टार्च को ब्रेक कर देगा माल्टोज में, है ना। देन हम बात करेंगे ईसोफेगस का। तो यहाँ पे आप देखोगे एक और पॉइंट यहाँ पे कि जो ये डाइजेशन होता है इसमें ये यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है। किसका डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है? स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप इसको याद रखो, स्टार्च का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ईसोफेगस जो रहता है बेसिकली क्या करता है, फूड को स्टमक में पहुंचा देता है। तो फूड जो है यहाँ से कहाँ अंदर जा चुका है और यहाँ से ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाएगा। तो स्टमक में जाएगा तो कौन से मूवमेंट होगा उसमें? पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। मतलब जो फूड मटेरियल है यहाँ से पाइप से अंदर की तरफ जाएगा तो उसमें जो मूवमेंट होगा अंदर की तरफ जाने वाला उसको हम बोलते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, जिसके थ्रू जो फूड रहता है वो पुश होता है किस तरफ? एलिमेंट्री कैनाल में अंदर की तरफ। अब बात आ जाती है स्टमक में। स्टमक में यहाँ पे आप बात करो तो इसका एक बैग के जैसा ऑर्गन होता है और इसमें HCl कंटिन्यूसली सीक्रेट होता रहता है। HCl दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसमें सीक्रेट होता है। हाइड्रोक्लोरिक क्योंकि एसिड होता है तो ये जर्म्स को किल कर देता है और इसके अलावा स्टमक के पूरे इन्वायरमेंट को ये एसिडिक इन्वायरमेंट बना देता है। अब आप पूछोगे कि एसिडिक इन्वायरमेंट के बनाने से क्या फ़ायदा है? तो एसिडिक एंजाइम के कारण इसमें जो अवेलेबल एंजाइम्स रहते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक एंजाइम बोलते हैं वो सही तरीके से फंक्शन कर पाते हैं। अगर ये एनवायरनमेंट एसिडिक नहीं होगा तो ये एंजाइम भी फंक्शन नहीं करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो एंजाइम मिलता है वो मिलता है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम मिलता है यहाँ पे? पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो क्या करता है? वो डाइजेशन करता है प्रोटीन का। किसका डाइजेशन करता है? वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और इसके अलावा यहाँ पे म्यूकस भी सीक्रेट होता है जो कि स्टमक को एसिडिक मीडियम से बचाने का काम करता है, क्योंकि एसिड बहुत ही हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए अगर हमारी स्किन में लग जाए तो। बट स्टमक में क्योंकि म्यूकस है उसके कारण ये क्या होता है, सेव रहता है, बच जाता है। गैस्ट्रिक जूस में जैसे कि हमने बताया कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस मतलब पेप्सिन, HCl और म्यूकस। जो स्टमक होगा उसमें पेप्सिन, HCl और स्टमक म्यूकस निकलेगा जो क्या है, एक गैस्ट्रिक जूस है। पेप्सिन जो रहता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। HCl जो रहता है वो उसको मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन उस पर सही तरीके से फंक्शन कर पाए। और म्यूकस जो रहता है वो स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है HCl से। देन अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं जैसे कि ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट है। इसमें यहाँ पे पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है ना। ये देखो पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज का बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन है। ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जो रहते हैं ना उनको सीक्रेट करता है ना। डाइजेशन में ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लीवर जो रहता है बेसिकली एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का और यह बनाता है बाइल। क्या बनाता है? ये बाइल बनाता है ना, जो कि गॉल ब्लैडर में सीक्रेट हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमको समझ में आया है कि पेनक्रियाज और लीवर जो रहते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ओपन होते हैं, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है वो वहाँ पे क्या होगा कि स्टमक से जो फूड रहेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ही जाएगा और वहाँ पे पेनक्रियाज होगा। पेनक्रियाज कुछ स्पेसिफिक डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगा। लीवर भी यहाँ पे बाइल सीक्रेट करेगा और ये बाइल जो है वो स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में। तो आप अगर स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये है हमारा लीवर। लीवर ने बाइल बनाया और ये जो गॉल ब्लैडर है यहाँ पे बाइल को स्टोर कर देगा। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा
एक्स्ट्रा कि जो बाइल जो रहता है और पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रिया से निकलने वाले जूस को हम बोलेंगे पेनक्रियाटिक जूस, और बाइल जो है वो बेसिकली बाइल गैल ब्लैडर में है। ठीक, ये दोनों ड्यूडेनम में ओपन होते हैं। ड्यूडेनम का पार्ट कहाँ पे मिलेगा, ये देखो यहाँ पे जो कनेक्टेड है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, यहीं से एक्चुअल में जहाँ कनेक्टेड रहता है उसी को हम यहाँ पे ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, तो ड्यूडेनम में ओपन होता है ये। बाइल जो रहता है वो फैट को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जो रहेगा वो फैट के मॉलिक्यूल, जो हमने फैट खाया ना, ऑयल खाया, उसको क्या करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब जब उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे तो लाइपेज एक एंजाइम है जो कि पेनक्रियाज से सीक्रेट हुआ है, वो ये एंजाइम फैट पे काम करेगा और उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देगा, है ना। इसके अलावा लाइपेज एंजाइम जो है वो बेसिकली कहाँ सीक्रेट हो रहा है, आपके पेनक्रियाज में। वहाँ पे दो एंजाइम और हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये दोनों प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं, मतलब प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करते हैं। वही इसमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो भी डाइजेस्ट होता है। अब ये जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, मतलब प्रोटीन जो है वो टूट गया, फैट जो है वो टूट गया, कार्बोहाइड्रेट है वो टूट गया। अब ये जो टूटे हुए पार्ट रहते हैं ये बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं बाय द हेल्प ऑफ विली। सो विली जो होंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होंगे। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे होते हैं, और ये इनका जो सरफेस एरिया जो रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। देखो, अगर ये मैं बनाता हूँ सीधा स्ट्रक्चर और एक बनाता हूँ मैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, तो आप देखोगे कि इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है और इसका सरफेस एरिया इसके कंपैरिजन में कम है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। एंड डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय विली, और ये जो डाइजेस्टेड फूड रहता है विली के थ्रू ही एब्जॉर्ब होता है। इस तरीके से हम यहाँ पे देखें तो जो इंटेस्टाइनल एंजाइम रहता है वो कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में। वो फैट को तोड़ देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन को वो तोड़ देता है अमीनो एसिड में। तो ये इसके सिंपलर है कि भाई कौन सी चीज़ किस में टूटती है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लीवर की, है ना। एक हम रिवीजन देखते हैं। लीवर जो रहता है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है, और वो बाइल जो रहता है वो फैट पे काम करेगा और उसका इमल्सिफिकेशन करेगा, और इमल्सिफिकेशन कर देगा, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देगा। पेनक्रियाज क्या करेगा, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा, और पेनक्रियाटिक जूस जो रहेगा उसमें रहेगा लाइपेज। लाइपेज फैट पे वर्क करेगा और ये तोड़ देगा किस पे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल पे। तो इस तरीके से फैट का डाइजेशन लीवर और पेनक्रियाज दोनों करते हैं, है ना। लीवर बाइल सीक्रेट करता है और पेनक्रियाज यहाँ पे लाइपेज सीक्रेट करता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पेनक्रियाटिक जूस की, तो पेनक्रियाटिक जूस में और भी दूसरे एंजाइम्स रहते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट फ्लो डायग्राम हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो बचा कुचा फूड रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और वहाँ पे कुछ वाटर और सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इसके बाद जो फूड है वो रेक्टम में चले जाएगा, जहाँ पे एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। सो ये है हमारा ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पूरा प्रॉपर डायग्राम। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे होगा कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें क्या क्या है, जिसमें है लंग्स, ठीक। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब जो हमारा लंग्स में होता है वो क्या करता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑक्सीजन जो रहती है एनवायरनमेंट की वो कहाँ पे आ जाती है, लंग्स में आ जाती है, और लंग्स से फिर वो जाती है हार्ट में, और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन चली जाती है ना। और अगर किसी बॉडी में कोई अनवांटेड या फिर आपका वेस्ट मटेरियल बनता है तो वो ब्लड में जाता है, और ब्लड से क्या होगा, आपके हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा, और लंग्स से फिर बाहर आ जाएगा। यस, मैं बात कर रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कार्बन डाइऑक्साइड आखिरकार कैसे बाहर निकलता है। अब यहाँ पे देखो, सेल में यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। चलो,
तो अब थोड़ा सा इसको हम ह्यूमन रेस्पिरेशन को समझते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर कैसे पहुंचाएं, और फिर ऑक्सीजन को हम सेल तक कैसे पहुंचाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन की। ब्रीदिंग का मतलब होता है कि जब इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, हमारे लंग्स तक पहुंचाएंगे, इसको हम बोलेंगे ब्रीदिंग। और फिर लंग्स से हर सेल तक इस ऑक्सीजन को पहुंचाने की प्रोसेस होगी, और फिर जो सेल है उसके अंदर पहुंचने के बाद फिर वो ऑक्सीजन एक काम करेगा, उसके बारे में बात करूंगा मैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्चुअल में जो सेल में ऑक्सीजन जाती है, फिर ऑक्सीजन क्या करता है, आपका ग्लूकोज के ब्रेकडाउन करने में बहुत बड़ा रोल वहाँ पे प्ले करता है। तो ब्रीदिंग की बात करूँ तो क्या होगा, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरीके से बाहर निकलता है। तो ब्रीदिंग जो होगा बेसिकली ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इसको हम बोलेंगे ब्रीदिंग में। यहाँ पे क्या होता है, इनहेलेशन होता है, सॉरी एक्सहेलेशन होगा और इनहेलेशन होगा। इनहेलेशन में जो है ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया और ये ऑक्सीजन क्या हुआ, अंदर गया। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन सेल के अंदर जाके फूड मटेरियल को क्या करता है, आपका तोड़ता है, और उसको क्या फॉर्म कर देता है, एनर्जी फॉर्म कर देता है। तो फूड मटेरियल को तोड़ के एनर्जी को जनरेट करने की प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, हमारे सेल के अंदर क्या है, फूड है, ऑक्सीजन गया और ऑक्सीजन ने से ब्रेक करा और क्या बना दिया, एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक एरोबिक होता है और एक एनारोबिक होता है। एरोबिक प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और एनारोबिक प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंट में होती है। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। किस टाइप की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, इसलिए कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस में जो एनर्जी होती है ना, उसको फिर बाद में यूज भी किया जाता है। सो द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब सिंपल सा हो गया कि लिविंग बींग्स क्या करते हैं, फूड को तोड़ के एनर्जी लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ पे ये हो सकती है, तो सेल के अंदर दो जगह है। सेल के अंदर एक है साइटोप्लाज्म, जो कि एक लिक्विड मटेरियल है, और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस बोला जाता है, वहाँ पे भी ये प्रोसेस होती है। तो दो साइट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है उसमें क्या होगा, आपका रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी रिलीज, एनर्जी जो होती है वो स्टोर भी वहाँ पे होती है, इसीलिए उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होगी एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है इसका मतलब, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। रेस्पिरेशन की यहाँ पर टाइप की बात करते हैं, एरोबिक और एनारोबिक, दोनों के डिफरेंस देख लेते हैं। एरोबिक जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये जो है क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है। ठीक है, और पायरुविक एसिड जो रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। एरोबिक का हम पढ़ेंगे अभी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोसेस होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो पायरुविक एसिड बनाता है, फिर पायरुविक एसिड जो रहता है कार्बोहाइड्रेट में, वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और इसके अलावा इसमें एनर्जी रिलीज होगी और वाटर के मॉलिक्यूल भी इसमें रिलीज होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो रहता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होती है, और इसमें पायरुविक एसिड बेसिकली एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो डिफरेंट कंपोनेंट यहाँ पे बन जाते हैं, है ना। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बन रहा है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे इथाइल एल्कोहल और लैक्टिक एसिड बन रहा है। ठीक है, तो अगर ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे एथाइल एल्कोहल बनता है, और हमारे बॉडी में जो मसल्स होती हैं उसकी बात करें तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि लैक्टिक एसिड कब बनेगा और इथाइल एल्कोहल कब बनेगा। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, तो ये जो पायरुविक एसिड है वो या तो इथाइल एल्कोहल बनेगा या तो फिर लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड कब बनेगा, जब वो मसल सेल के अंदर होगी,
और जब यीस्ट अगर होगा, कोई बैक्टीरिया होगा, तो वहाँ पे अल्कोहल के फॉर्मेशन की ज़्यादा प्रोसेस होगी, ज़्यादा चांसेस हैं, और वहाँ पे एनर्जी भी कम अमाउंट में रिलीज होती है। ठीक, कुछ स्टेप्स हैं जो कि रेस्पिरेशन की है। सबसे पहला है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा, यानी कि ऑक्सीजन जो है अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, और फिर वो सेल के अंदर जाएगा, और सेल के अंदर जाने के बाद वो ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ देगा साइटोप्लाज्म में, और फिर ये जो पायरुवेट है ये क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा या तो एनारोबिक करेगा। अगर ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट है, पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और ऑक्सीजन वहाँ पर है तो एरोबिक करेगा, ऑक्सीजन नहीं है तो साइटोप्लाज्म में ही वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट और एनर्जी में टूटा। ठीक है, मतलब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, किस में टूट गया, साइटोप्लाज्म में प्रोसेस हुई, ग्लूकोज बन गया पायरुवेट। पायरुवेट जो रहेगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और फिर क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये हो गया एक प्रोसेस। बट अगर पायरुवेट जो है कहाँ पे जाए, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि जैसे कि ईस्ट सेल, तब क्या होगा, ये बनाएगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, अगर प्रेजेंट है ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी बनाएगा, और अगर नहीं है ऑक्सीजन तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे कि इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। बट अगर लेक ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे कि हमारे मसल्स में होता है, मतलब रहता तो ऑक्सीजन है बट किसी किसी कंडीशन में आने पे वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वो बना लेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में जम जाता है और हमको पेन फील कराता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एटीपी की। एटीपी इस पर्टिकुलर कैरेक्टर जो थॉर है उसकी तरह है, बिल्कुल एनर्जी, है ना, एनर्जी का देने का काम ये करता है, एनर्जी इसमें रहती है, इसको हम एटीपी बोलते हैं। ठीक है, एटीपी बेसिकली यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये रेस्पिरेशन जब होता है, जब रिलीज होता है ये मॉलिक्यूल, और ये जो मॉलिक्यूल है इस एटीपी, उसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। एडीपी में फॉस्फोरस जब जुड़ जाता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसमें एक फॉस्फोरस और हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और 3 के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई। तो यहाँ पे हो जाएगा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये जो होता है, ये जो प्रोसेस है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना। और ये जो एटीपी जो रहता है, मतलब यूजिंग द एटीपी ड्रिविंग रिएक्शन, एटीपी ड्रिविंग जो रिएक्शन होती हैं वो बेसिकली एंडोथर्मिक प्रोसेस होती हैं। एक एटीपी के तोड़ने पर 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी एक एटीपी के ब्रेक डाउन पे होती है। और एटीपी जो रहता है बेसिकली बहुत सी जगहों पे यूज होता है, जैसे हमको अपनी मसल्स को मूव करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, प्रोटीन बनाने हैं, या फिर नर्व सिग्नल को, नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए एटीपी का यूज़ हम करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मसल्स पेन की। मसल में आप देखोगे कि जब भी बहुत तेज दौड़ लगाते हो तो पेन करने लग जाता है। ठीक है, आखिरकार ये ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादा दौड़ने पे पेन करेगा, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या आती है, कमी आ जाती है, और इसमें और एनर्जी डिमांड के कारण क्या हो सकता है, ये डैमेज हो सकता है। तो डैमेज हो सकता है तो क्या करता है वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण वहाँ पे बन जाता है लैक्टिक एसिड। यहाँ पे एल्कोहल इसलिए नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे लेक ऑफ ऑक्सीजन है, ना कि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मिलता ही रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया भी है वहाँ पे, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है यहाँ पे होता है, ऑक्सीजन वहाँ पे जब कमी हो जाती है तो, और लैक्टिक एसिड बनाता है, और ये लैक्टिक एसिड जो रहता है हमारे मसल्स में डिकम्पोज हो जाता है, जिसके कारण हमको पेन फील होता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन की। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली कौन कौन से ऐसे ह्यूमन में ऑर्गन्स हैं जो कि किस में पार्टिसिपेट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पे होंगे, तो आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, है ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम में हमको यहाँ मिलेगा नेसल फेस, है ना। तो ये नेसल जो है ये बेसिकली पासेज है ना, यहाँ पे जो एयर है अंदर एंटर करता है नेसल पासेज से। नेसल पासेज के बाद यहाँ पे जो अगला जो आपका स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा हमको फाइनेक्स, है ना।
फाइनिक्स जो है उसके बाद ये पाइपलाइन और एक्सटेंड होगी और आगे की तरफ जाएगी और हमको मिलेगा क्या, लारिंक्स। ठीक है, तो फाइनिक्स एंड देन लारिंक्स। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स हमको यहाँ पे मिलेंगे, है ना। और ये जो पाइप है ये आगे और एक्सटेंड होगी और हमको मिलेगा यहाँ पे ट्रैकिया। क्या मिलेगा यहाँ पे, ट्रैकिया। तो बेसिकली जो हमारा जो डायग्राम बनता है उसमें पहले नेसल पैसेज होता है, देन उसके बाद फिर यहाँ पे फाइनिक्स होगा और फिर यहाँ पे लाइनिक्स होगा और फिर होगा ट्रैकिया। दैट मीन्स PLT। क्या होगा ये, PLT। सीक्वेंस याद करने का बहुत ही आसान तरीका, क्या होगा, PLT। ठीक, फाइनिक्स, लाइनिक्स एंड ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है उसमें क्या होता है, रिंग्स बनी होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया आगे चल के डिवाइड हो जाएगा। अब एक और बात बता देता हूँ, रिंग ऑफ कार्टिलेज का एक फ़ायदा है कि अगर ये, इसमें होता क्या है कि जब एयर अंदर और बाहर जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है, तो उससे बचने के लिए, है ना, अगर मान के चलो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा तो क्या होगा, ये कोलैप्स कर सकता है। इस कोलैप्स से बचने के लिए यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज बने हुए होते हैं। कार्टिलेज यहाँ पे इसको हेल्प कर देगा। देन जो ट्रैकिया है जो वो वापस से फर्दर डिवाइड होगा, है ना, ब्रांच होगा। ब्रांच होके ये क्या करेगा, दोनों लंग्स की तरफ बढ़ जाएगा और अंदर की जो है ब्रांचिंग होती जाएगी। तो बेसिकली जो ब्रांच मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो रहता है वो और ज़्यादा ब्रांचेज होगा और ब्रांच होके बनाएगा ब्रोंक्यूल्स। एंड ब्रोंक्यूल्स जो रहेंगे वो आगे सबसे लास्ट कॉर्नर में हमको कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे सैक टाइप के, उसको हम बोलेंगे एलिवेलर सैक। एलिवेलर सेक्स जो है इसको अगर और थोड़ा सा बड़ा बनाए तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, अंगूर के गुच्छों की तरह ये दिखाई देता है ना। ग्रेप्स जो होते हैं क्लस्टर एक साथ होते हैं तो इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये बेसिकली है, इसको हम बोलते हैं एलिवियोलाई। एलिवियोलाई ही वो जगह होती है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है ना। एल्वियोलाई में यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। इन ब्लड वेसल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वियोलाई में चली जाती है और एल्वियोलाई से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कहाँ पे आ जाती है, ब्लड में आ जाती है। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है लंग्स से कहाँ पे होगा, ब्लड वेसल में होगा, बाय द हेल्प ऑफ एल्वियोलाई, है ना। तो एल्वियोलाई एक सैक होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रहता है उसमें पेयर ऑफ लंग्स होते हैं दोनों तरफ। तो लंग्स का यहाँ पे हमने देखा कि लंग्स जो होता है बेसिकली एल्वियोलाई, बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं उसमें। एंड दीज आर अटैच्ड टू अ सिस्टम ट्यूब विच ओपन ऑन द आउटसाइड विच थ्रू नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल यहाँ पे रहेगा, नॉस्ट्रिल से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे ये, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले नॉस्ट्रिल होगा, नॉस्ट्रिल से के बाद जिसको हम नेसल पासेज भी बोलते हैं, वहाँ से फिर वो फायरनिक्स में जाएगा यानी कि PLT, फिर उसके बाद लाइनिक्स में जाएगा, फिर ट्रैकिया में जाएगा, उसके बाद ब्रोंकाई बनेगा, फिर ब्रोंक्यूल्स रहेंगे और फिर एल्वियोलाई वहाँ पे रहेगा। अगर नॉस्ट्रिल की बात करें तो नॉस्ट्रिल जो होता है उसमें नेसल पासेज होता है, उसमें बहुत सारे हेयर्स और म्यूकस रहते हैं, है ना। जो नोस है उसमें हेयर्स और म्यूकस मिल जाएगा, जो क्या करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा, एयर को फिल्टर करने का काम ये करते हैं। वही अगर फाइनस की बात करें तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि नासल पासेज से आगे एक्सटेंड होता है, कंटिन्यू करता है उसको। और फाइनिक्स के बाद मिलेगा क्या, लाइनिक्स, और इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो लाइनिक्स एक टाइप का वॉइस बॉक्स भी है, आवाज़ जो है आती है इससे, है ना। हम जब बात करते हैं तो साउंड कहाँ से निकल रहा है, लाइनिक्स से ही निकल रहा है। देन उसके बाद मिलता है ट्रैकिया। ट्रैकिया में रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि वो कोलैप्स होने से बच जाता है ना। क्या होता है, कोलैप्स होने लग जाता है, जैसे ज़्यादा प्रेशर आता है ना उस पर, तो ज़्यादा प्रेशर होगा, हवा बाहर अंदर जाएगी तो एक प्रेशर जनरेट होगा, उससे कोलैप्स होने का डर रहेगा, टूटने का डर रहेगा। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है ना। देन इसके बाद है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होता है बेसिकली ब्रांच होता है ना। ये एयर पाइप है आपका ट्रैकिया, उसके बाद फिर वो ब्रांच कर देगा, है ना, ब्रांच हो जाएगा और ब्रांच होके फिर क्या होगा, दोनों लंग्स की तरफ ये बढ़ेगा। देन भाई ये जो ब्रांकाई रहेगा ये और ब्रांच होगा और ब्रोंक्यूल्स बनाएगा, है ना। और ब्रोंक्यूल्स के बाद कॉर्नर पे मिलेगा यहाँ पे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बेसिकली एक सैक होते हैं, एयर सैक होते हैं छोटे छोटे इस तरीके से, इसके अंदर एयर चली जाती है, ठीक है। और यहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है, इंपॉर्टेंट है ना। इसको हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो गैस का एक्सचेंज है वो कहाँ पे होता है, तो हम बताएंगे एल्वियोलाई वो जगह है। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड में मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस एल्वियोलाई में आ जाती है और एल्वियोलाई से फिर वो बाहर निकल जाता है। ब्रीदिंग मैकेनिज्म की अब हम बात कर लेंगे कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म में क्या होता है। सो बेसिकली ब्रीदिंग के लिए ज़रूरत पड़ता है एक स्ट्रक्चर का जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। अब थोड़ा सा डायग्राम में हम यहाँ पे डायफ्राम के बारे में आपको बताता हूँ। रिवर्स में जाएंगे हम और रिवर्स में जाने के बाद हमको मिलेगा यहाँ पे डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो बेसिकली लंग्स के नीचे लगा रहता है, ये देखो
ये लंग्स है, लंग्स के नीचे आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको क्या बोलेंगे, डायफ्राम। जो डायफ्राम रहता है ये हवा को अंदर आने और फिर हवा को बाहर ले जाने में हेल्प करता है। मतलब हवा अंदर आएगी फिर हवा बाहर जाएगी बाय द हेल्प ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। चलो वापस से फास्ट फॉरवर्ड करके वापस आते हैं। यहाँ पे देखो ब्रीदिंग जो होती है वो कंट्रोल करता है डायफ्राम। और डायफ्राम के अलावा यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम जो होता है वो बेसिकली थोरैकिक चैम्बर में रहता है, एब्डोमेन कैविटी में रहेगा, है ना। चेस्ट के नीचे के पार्ट को हम यहाँ पे एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं, तो एब्डोमेन कैविटी में ये रहती है। डायफ्राम जो है नीचे डाउन क्या होंगे, मूव करेंगे, है ना। और जो लंग्स रहेगा वो एक्सपेंड होगा जिससे एयर जो है अंदर आ जाएगी। देखे, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लंग्स का, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, लंग्स बनाते हैं और यहाँ बनाते हैं डायफ्राम। डायफ्राम जब नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये लंग्स जो है वो एक्सपेंड करेंगे और एयर जो रहेगी अंदर आ जाएगी, ठीक है। वही डायफ्राम जो है जब ऊपर मूव करेगा, है ना, मूव अप, तो जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और एयर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये देखो डायफ्राम जो है यहाँ पे, डायफ्राम ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और जो आपके रिब्स रहेंगे वो इस तरफ मूव करेंगे आगे की तरफ, और जो ये आपका लंग्स रहेगा वो क्या रहेगा, वो अंदर जाएगा, तो उससे आपका वो जो एयर है वो बाहर निकल आएगा। तो इस तरीके को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन में बताते हैं कि थोरेसिक कैविटी जो रहेगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, है ना। रिब्स जो हैं वो डाउनवर्ड मूव करेंगे। डायफ्राम जो रहेगा वो डोम शेप का हो जाएगा इस टाइप से, और जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स है वो डिक्रीज होगा और एयर जो रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। वही अगर हम इनहेलेशन की बात करते हैं तो इनहेलेशन में थोरेसिक कैविटी जो रहेगी वो एक्सपांड हो जाएगी, है ना। रिब्स रहेंगे आपके लिफ्ट करेंगे अपवर्ड की तरफ, और डायफ्राम जो रहेगा वो फ्लैट हो जाएगा यानी कि मूव होगा डाउन की तरफ। एंड वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर द लंग्स, और एयर जो रहेगी अंदर एंटर कर जाएगी। इसको हम बोलते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग मैकेनिज्म वही, अब एयर अंदर जाने के बाद, लंग्स में जाने के बाद क्या होगी, एक्सचेंज होगी। क्या होगी, एयर एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब जो एयर लंग्स में है, किसमें, जो एयर कहाँ पे है, लंग्स में, वो यहाँ से लंग्स से जाएगी किसमें, ब्लड वेसल्स में, है ना, यानी कि ब्लड में। तो ब्लड में जो है एयर जाने को हम क्या बोलेंगे, गैस एक्सचेंज। क्योंकि ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में जाएगी और ऑक्सीजन जो यहाँ पर है वो आपके ब्लड में आएगा। तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़रूरी है ना। और इसके अलावा बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो भी बाहर निकलना ज़रूरी है। तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का अंदर आना, यही एक्सचेंज है। अगर हम बात करते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स की, तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिफ्यूज़न के थ्रू ही क्या करते हैं, एयर को इन कर देते हैं और एयर को आउट कर देते हैं। अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो प्लांट में लीफ होता है, लीफ में स्टोमेटा होते हैं जहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है और अंदर से बना ऑक्सीजन बाहर आ जाता है। तो ये होता है गैस का एक्सचेंज, किसमें, प्लांट में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न के थ्रू ये प्रोसेस होती है। वही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, तो एक सेल है, तो सेल में भी इसी तरीके से क्या होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू ही एयर अंदर आ जाती है, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है और ये फिर बाहर निकल जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस होती रहती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारी बॉडी और कॉम्प्लेक्स बॉडी में। तो देखो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स बॉडी जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये बेसिकली ग्रास हॉपर, इसमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलते हैं। वही आप बात करोगे यहाँ पे फिश का, तो फिश में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। और यहाँ पे ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो उसमें तो लंग्स मिल ही रहे हैं। तो गैस एक्सचेंज जो होता है बेसिकली, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनिमल में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलता है उसमें, है ना। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं गिल्स का, तो गिल्स किस में मिलता है, गिल्स जो है वो बेसिकली फिश में मिलेगा, है ना। तो इसमें फिश में मिलेगा जो जिसके पास ये स्ट्रक्चर्स होते हैं कि वो ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, सेपरेट कर सकता है, कहाँ से, वाटर से। तो वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको गिल्स के थ्रू क्या करेगा, वो अपनी बॉडी के अंदर लेके आ जाएगा। तो उसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखो तो जो ऑक्सीजन है
वो एक्वेटिक यानी कि पानी में बहुत ही कम रहता है ना, क्योंकि वहाँ पे पानी में जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम है, इसीलिए उसकी ब्रीदिंग रेट भी क्या होती है, हाई होती है। ब्रीदिंग रेट हाई करने से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा आ पाएगी, है ना, क्योंकि वहाँ पे पानी में ऑक्सीजन बहुत ही कम है, जबकि हमारा जो बॉडी है, हम कहाँ पे, इन्वायरमेंट में, तो हमारे जो आसपास है ऑक्सीजन का अमाउंट वाटर के कंपेरिजन में ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग रेट कम होता है। वही अगर मैं बात करता हूँ किसी और ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें आपके स्पाइरिकल्स और आपके ट्रैकियाज होते हैं, है ना, जो बेसिकली इंसेक्ट में होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो छोटे छोटे ट्रैकियाज हैं, है ना, और इसके अलावा यहाँ पे स्पाइरिकल्स भी है, जो क्या करते हैं, जिसके थ्रू एयर जो है बॉडी के अंदर एंटर करती है ना। अब हम अगर हम बात करते हैं हमारे हमारे बॉडी डिज़ाइन की, तो हमको एक्चुअल में लंग्स मिले हुए हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन हमको मिला हुआ है लंग्स, जिसके थ्रू क्या होता है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को हम बॉडी के अंदर लेके चले जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपिरेशन। अगर तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर के ट्रांसपोर्टेट मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट करती हैं, है ना, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो हमारी बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, है ना, और वही प्लांट की बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट करता है क्या, वाटर। और वाटर के अलावा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर के अलावा ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल। हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड में बहुत सारे फूड हैं जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा और दूसरे कंपोनेंट्स हैं जो मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में और प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो द ट्रांसपोर्ट इज अ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। हमारी बॉडी में हम बात करेंगे हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, जिसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके अलावा एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर मिलता है, लिम्फेटिक सिस्टम। दोनों ही सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। वही अगर हम प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट में हम देखेंगे कि फूड और अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और इसके अलावा वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट टॉपिक में एक्चुअल में हम दो पार्ट में इसको स्टडी करेंगे। एक को हम बोलेंगे ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरे को बोलेंगे हम प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन। ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन समझेंगे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। वही प्लांट में हम देखेंगे फूड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है और वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो ह्यूमन बींग्स में दो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इन दोनों ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के डायग्राम आप बिल्कुल क्लियरली देखो, यह है लिम्फ और यह है ब्लड। ठीक, तो जो मल्टी सेलुलर ह्यूमन होता है उसमें ट्रांसपोर्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं, फूड होती है, ऑक्सीजन होता है, इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, और ये ट्रांसपोर्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। अगर हम ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो पहला होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हार्ट होगा जो क्या करेगा, ब्लड को पंप करने का काम करेगा। वही उसमें होंगे ब्लड वेसल्स, है ना, यानी कि ब्लड की पाइपलाइंस होंगी जिसको हम आर्टरी और वेन्स बोलते हैं। इसमें ब्लड जो है मूव करेगा और होगा खुद ब्लड। ठीक, वही लिम्फ में अगर हम बात करते हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होगा जो एक लिक्विड मटेरियल होता है, जो कहाँ पे मूव करता है, जो मूव करता है लिम्फेटिक सिस्टम में। और जिस पे मूव करेगा उस पाइपलाइन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल में छोटे छोटे बीड्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में आपको क्या मिलेगा, ये पाइपलाइन जो है, ये कौन सी पाइपलाइन है, लिम्फ वेसल्स है। लिम्फ वेसल में यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं यहाँ पे सर्कल सर्कल टाइप के, इसी को हम बोलते हैं लिम्फ नोड। और इसके अंदर जो बहता है उसको हम बोलते हैं लिम्फ, है ना। अगर हम ब्लड की बात करें, ठीक, तो ब्लड में प्लाज्मा मिलेगा, उसके अलावा उसमें सेल्स मिलेंगी, है ना, जैसे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और इसके अलावा एक और कंपोनेंट मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स। तो ब्लड में ब्लड प्लाज्मा मिलता है जो कि कैसा होता है, लिक्विड होता है, और इसके अलावा सेल्स होती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी। आरबीसी जो होती है वो ऑक्सीजन को इधर से उधर लेके जाती है, ठीक है। और प्लेटलेट्स जो होता है वो जब हमारे बॉडी में कोई क्लॉट बनता है ना, मतलब जब भी चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद जो स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट, ताकि ब्लड जो है वो ज़्यादा बाहर ना निकले। तो वो किसका काम रहता है, प्लेटलेट्स का ही काम होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हार्ट सिस्टम की, कि हार्ट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ बता दूँ, ये है हार्ट, है ना।
जो कि लंग्स के पास है, और इसमें बहुत सारी वेन्स जो हैं और आर्टरीज जो हैं वो निकली हुई हैं, है ना, जिससे क्या होता है, ये पंप सिस्टम होता है, यानी कि हार्ट जो रहेगा पंप करेगा और पंप करके ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। हार्ट की अगर हम बात करें तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल से मिलकर बना होता है, और जिस मसल से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। कौन सी मसल है वो है कार्डियक मसल, जिससे ये मसल मिलकर बना हुआ है ना, ये ऑर्गन जिससे मिलकर बना हुआ है मस्कुलर ऑर्गन, तो उस मसल्स को हम कहते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो रहता है एक रिस्ट के साइज का होता है, हमारे हमारे जो रिस्ट होगा बेसिकली उतना ही साइज उसका होता है, और ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं। कितने चेम्बर्स होते हैं? 4 चेम्बर्स। तो ये 4 चेम्बर्स को हम बोलते हैं क्या? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 4 चेम्बर है, 1 2 3 और ये 4 चेम्बर्स हैं यहाँ पे, और इसमें जुड़े होते होते हैं क्या? आर्टरी और वेन्स, है ना। तो आप देखोगे कि राइट एट्रियम में जो है वो जुड़ा हुआ है वेन। क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे? वेन, है ना, इसीलिए इसको बोला है वेना। तो वेना केवा बेसिकली वेन से निकला है। तो 2 वेन्स है यहाँ पे, एक अपर साइड का है और एक लोअर साइड का है। ऊपर की बॉडी से ब्लड जो है अपर वेना केवा से जाता है, और लोअर का साइड का ब्लड जो है लोअर वेना केवा से किस में आता है? राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से ब्लड जो है कहाँ पे जाता है? फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल जो रहेगा वो इसको पंप करेगा, और पंप के करेगा तो ये आर्टरी से कहाँ चले जाएंगे? लंग्स की तरफ। तो ये किस तरफ जा रहा है? लंग्स। लंग्स को ही हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। लंग्स को ही क्या बोलते हैं? पल्मोनरी बोलते हैं। देन लंग्स में जाएगा, तो लंग्स जो है क्या करेगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो लंग्स है, लंग्स तक ये ब्लड गया, और लंग्स ब्लड जाने के बाद इसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाएगी, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे हो जाएगा, और फिर ये यहाँ से जो पाइपलाइन है ये पल्मोनरी वेन से वापस कहाँ पे आ जाएगा? हार्ट में आ जाएगा। तो बेसिकली हार्ट से लंग्स में जा रहा है ब्लड, और लंग्स से फिर वापस हार्ट में आ रहा है, और वो किससे आएगा? पल्मोनरी वेन से ही वापस आएगा। और पल्मोनरी वेन से आने के बाद कहाँ पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर इससे ये बाहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। और क्या नाम है इसका? इसका नाम है एओर्टा। एओर्टा जो है बेसिकली ये आर्टरी है जिससे पूरा बॉडी में ब्लड जो है मूव करता है। एक छोटा सा सिस्टमेटिक डायग्राम जो है मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल डायग्राम। देखो, ये हार्ट के 4 चेम्बर थे, 1 2 3 4, और ये है बीच में आपके दोनों लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट को अलग करने के लिए सेप्टम होता है, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पे लेफ्ट पोर्शन है और ये राइट पोर्शन है। तो लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन को सेपरेट करने का काम ये सेप्टम करता है। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखो, ये जो आपका राइट एट्रियम होता है, यहाँ पे ब्लड जो है वेना केवा के थ्रू अंदर आता है, जो कि क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, इसको इसलिए बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ये पता क्या करता है? ये ब्लड को आगे पहुंचा देता है, फिर पीछे जाने से रोकता है ये, है ना। ब्लड को यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचा के, और जब वो पीछे धक्का देता है तो ट्राइकस्पिड क्या करता है? उसको रोक देता है और पीछे जाने नहीं देता, और इसको फिर कहाँ जाने देता है? आपके लंग्स की तरफ। तो लंग्स की तरफ जाएगा बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर वापस इस पर्टिकुलर पल्मोनरी वेन से ये वापस आएगा, है ना। देखो, यहाँ से वो लंग्स में गया है, लंग्स में फिर वापस घूम के यहाँ से वापस आ रहा है, ठीक। कहाँ पे आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है पल्मोनरी वेन से, और फिर वो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल तक जाएगा। राइट वेंट्रिकल से फिर वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोल पता है किसको बोलते हैं? सिस्टोल मतलब जब कार्डियक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब ये हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोल, और जब कार्डियक मसल रिलैक्स करती है तो उसको हम बोलते हैं डायसिस्टोल। तो सिस्टोल और डायसिस्टोल दोनों ही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती जाती हैं, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिस्टोल, और जब ये रिलैक्स करेगा तो डायसिस्टोल। अब ब्लड वेसल के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लड वेसल 3 टाइप के हैं, जैसे मैंने बताया था, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टरीज का। आर्टरीज बेसिकली क्या होती हैं? थिक वॉल्व होती हैं, मोटी मोटी वॉल्व्स होती हैं इसमें। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी ब्लड में लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी आर्टरी।
पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी की सारी आर्टरी जो रहती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, है ना, और हार्ट से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक ये ब्लड को पहुंचाती हैं। तो आर्टरी का काम ही क्या है? आर्टरी का काम है हार्ट से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाना। दिस इज द फंक्शन ऑफ आर्टरी। और एक पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इस बात को आप ध्यान रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। अगर हम वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स जो होते हैं वो थिन वॉल होती है, पतली पतली वॉल होती है इसमें, और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। बट यहाँ पे एक पल्मोनरी वेन है जो एक एक्सेप्शन है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं वेन। देन उसके बाद आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज बेसिकली वेन और आर्टरी जब और ब्रांचेज हो जाती हैं और सिंगल सेल के साथ जुड़ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लड का। ब्लड क्या है आखिरकार? सो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, जिसमें क्या होगा, जिसमें बहुत सारे सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें प्लाज्मा होगा, उसमें सेल्स होंगी और प्लेटलेट्स होंगी। प्लाज्मा की बात करें तो इसमें लगभग 90% वाटर का बना हुआ होता है, इसके अलावा 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस और बाकी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, पेल कलर का लिक्विड होता है। वही ब्लड जो होता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसीज होती हैं। डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड कार्पकल्स जिसको हम बोलते हैं, और ये हीमोग्लोबिन इसमें होता है, जिसके कारण ये रेड कलर का दिखाई देता है। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम ये बहुत बखूबी तरीके से करता है। पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल है वो यही है, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है हमारे सिपाही हैं, हमारे सोल्जर्स हैं। हमारी बॉडी में जब भी कोई एनिमी हमला कर देता है हमको बीमार करने के लिए, तो ये उसको मारने का काम करते हैं, है ना। तो बेसिकली इम्यूनिटी इसको हम बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डब्ल्यूबीसी के थ्रू ही आती है। वही प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड कोआगुलेट कर देते हैं, मतलब जब भी कोई चीज़, कोई इंजरी होती है तो इंजरी में क्योंकि ब्लड बाहर निकलने लग जाता है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कहाँ कहाँ पे ब्लड जाता है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इसमें जो सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में, वो दो टाइप के सर्कुलेशन है। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन हम किसको बोलते हैं? हार्ट टू द लंग्स। पल्मोनरी का मतलब ही क्या है? लंग्स। तो हार्ट से लंग्स की तरफ जो ब्लड जाता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और वहाँ से फिर वापस आ जाता है कहाँ पे? हार्ट में। हार्ट है ना, हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से वापस हार्ट में आ गया, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ब्लड जो है वो हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, अदर देन हार्ट, अदर देन लंग्स, लंग्स के अलावा पूरी बॉडी में जाएगा, उसको हम बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इसको हम कुछ इस तरीके से बता सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन वैसे कर दिया है, बट एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यह है हमारा ब्लड हार्ट। इसमें है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड जो रहेगा पूरी बॉडी से कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी में जाएगा। तो आप देखोगे दो सर्कुलेशन है ना। एक आ रहा है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से, ये लंग्स में जाता है और फिर लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी ऑर्गन में जाएगा, पूरी बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम में जाएगा, इसको हम बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दो सर्कुलेशन यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। इनको जानने के लिए जो वेन्स और आर्टरी यूज होती हैं देख लो यहाँ पे। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जो जाता है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी से, और पल्मोनरी आर्टरी से सॉरी जो लंग्स से वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है वो आता है पल्मोनरी वेन से। वही लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाएगा एओर्टा से, है ना, जो कि मेन आर्टरी होती है और सबसे बड़ी आर्टरी है ये, और पूरी बॉडी से वापस आएगा किसमें? आपके वेन से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा सर्कुलेशन होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डबल सर्कुलेशन की, कि आखिरकार ये डबल सर्कुलेशन क्या है। तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पे एक ही वन कंप्लीट हार्ट बीट इन विच all chambers of four or chambers of the heart contract and relax once is called cardiac cycle। डबल सर्कुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। तो कार्डियक साइकिल बेसिकली क्या है कि आपका जो पूरा हार्ट के चारों चेम्बर क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर रिलैक्स कर दें। इस पूरे साइकिल को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक। और इससे क्या होता है कि यहाँ पे एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है, ठीक।
अब होते कितने चैम्बर्स हैं? होते 4 चैम्बर्स हैं। यहाँ पे देखो 4 चैम्बर बना देते हैं, 1 2 3 4। अब ये क्या होगा, पहले ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक, तो जब ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट और फिर वापस से रिलैक्स हो जाएंगे तो उसमें उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएंगे और फिर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर सिकुड़ जाएंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। सो द ब्लड पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कार्डियक साइकिल। हमारी बॉडी में क्या होता है कि एक कार्डियक साइकिल में जो ब्लड रहता है वो कहाँ जाता है, लंग्स तक जाता है ना, और लंग्स से वापस आता है। और उसके अलावा वो वहीं पे उसी कार्डियक साइकिल में ही वो पूरे कहाँ पे जाएगा, और बॉडी ऑर्गन तक जाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ब्लड पास थ्रू हार्ट ट्वाइस इन वन कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में जो ब्लड है वो 2 बार कहाँ से गुजरेगा, हार्ट से गुजरेगा। इस टाइप के सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो कि क्या है मतलब इसका मतलब ये कि अगर हम देखें तो जैसे कि कोई यहाँ पे ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड यहाँ पे हार्ट में है। ठीक, अब यहाँ पे कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर वापस हार्ट में आएगा। मतलब ये जो ब्लड है बेसिकली यहाँ से आया है ना, यहाँ से हार्ट में आया, तो ये फर्स्ट टाइम आया, और फिर यहाँ से मूव करने के बाद फिर वापस हार्ट लंग्स में आया, तो दूसरे टाइम आया। तो हम देख रहे हैं कि जो ब्लड है वो बार बार हार्ट में आ रहा है, और कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो क्योंकि ब्लड जो है 2 बार हार्ट से गुजरता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, है ना। और यहाँ पे जो हार्ट बीट है 72 टाइम्स पर मिनट नॉर्मल एडल्ट की होती है, और जो कार्डियक साइकिल होता है इसमें उसमें 70 ml ब्लड जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलेट होता है। 1 मिनट में 4900 ml ब्लड क्या हो सकता है, सर्कुलेट हो सकता है हमारी बॉडी से, मतलब हमारे हार्ट के थ्रू। ठीक, तो हमारे हार्ट के थ्रू 1 मिनट में 4900 ml ब्लड सर्कुलेट होने की कैपेसिटी है। सो द डबल सर्कुलेशन जो है इसका एक फ़ायदा है। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करते हैं। जैसे कि अभी हमने जो देखे हैं उसमें आप देखोगे कि इस साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इस साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो दोनों क्या नहीं है, मिक्स नहीं है ना। देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे, और बीच में सेप्टम है, जिसके कारण क्या होता है, दोनों मिक्स नहीं होते। क्या नहीं होते, दोनों मिक्स नहीं होते। इसके कारण बॉडी की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है ना। अब यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसमें बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया, ये हार्ट है और ये लंग्स है। लंग्स में ब्लड गया, फिर वापस हार्ट में आया, फिर वापस पूरी बॉडी में गया, फिर वापस हार्ट में आया। तो इस तरीके से डबल सर्कुलेशन यहाँ पे होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में हम बात करेंगे नया जो है लिम्फ, कि लिम्फ आखिरकार क्या होता है। तो लिम्फ जो है बेसिकली ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। इसमें लिम्फ, लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स होते हैं। लिम्फ जो है वो बेसिकली कलर जो येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, और इसमें आरबीसी नहीं होती है ना। और इसमें प्रोटीन बहुत सारे होते हैं। लिम्फ जो होता है बेसिकली लीक हो जाता है ब्लड कैपिलरीज से, है ना, इंटरसेलुलर स्पेस में। ब्लड कैपिलरीज में बहुत सारा फ्लूइड रहता है जो इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाता है, और फ्लूइड जो है लिम्फ वेसल के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है ना। और फाइनली वापस से फिर क्या होता है, वहाँ से निकल के वापस से ब्लड कैपिलरी में जाता है। तो ये एक्चुअल में एक्सेस अमाउंट जो रहता है वो इकट्ठा रहता है लिम्फ में, और लिम्फ जो रहेगा वो ट्रांसपोर्ट इसको करता रहता है। ठीक है, अब लिम्फ ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि इसमें WBC का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कोई भी जर्म अगर हमारी बॉडी में आएगा तो डिस्ट्रॉय करने का काम यही करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्लांट में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब प्लांट में कैसा होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 2 चीज़ें हैं प्लांट में, याद कर लो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो प्लांट में जो लीफ होता है वहाँ पे हमेशा फूड बनता है ना, आपको पता ही है। और यहाँ पे जो रूट रहते हैं, रूट में क्या होता है, वाटर, मतलब सॉइल में क्या होगा, वाटर होगा। सॉइल में क्या होगा, वाटर। अब ये वाटर जो है आपका कहाँ पे जाता है, रूट से प्लांट के अंदर आता है, और फूड जो बनता है लीफ में वो पूरी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो हमको इसको, फूड को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखोगे कि वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत होती है जाइलम की। तो यहाँ पे प्लांट के अंदर जाइलम नाम का स्ट्रक्चर होता है, जिससे वाटर जो है यहाँ से यूनि डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करता है। वही अगर
लीफ में फूड बना है तो उसको भाई फ्लावर तक भी जाना है और उसको रूट तक भी जाना है, तो क्या करेगा, यहाँ से वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूव करेगा। तो मूव करने के लिए प्लांट में स्ट्रक्चर होते हैं फ्लोएम। ठीक, तो यहाँ पे प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और जाइलम और फ्लोएम को एक साथ हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। तो वेस्कुलर टिश्यू रहता है इससे, जिससे क्या कर सकता है वो जो ट्रांसपोर्ट हो सकता है प्लांट में वाटर और फूड का। अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जाइलम जो रहता है उसमें ट्रैकियार्ड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर का बना होता है। किस किस का, ट्रैकियार्ड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर का ये बना हुआ होता है। इसमें ट्रैकियार्ड्स और जाइलम वेसल जो रहते हैं यही कंडक्ट करने का काम करते हैं जाइलम में। जाइलम में वाटर को कंडक्ट करने का काम ट्रैकेट्स एंड जाइलम वेसल्स करेंगे, इस बात को आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, जाइलम जो रहता है वो एक कंटिन्यूस ट्यूब बनाता है ना, जिससे पूरे लीव्स तक जाता है वो, है ना, और इसमें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम जो रहता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और बास्ट फाइबर, इनसे मिलकर बना होता है। और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो सीव ट्यूब्स के थ्रू होता है। और इसमें ये क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस मटेरियल मतलब फूड जो बनता है वो पूरी बॉडी में फैलता है, जैसे फ्लावर के पास जाना है या फिर रूट के पास जाना है तो हर जगह जाएगा, और इसमें एनर्जी का यूज होगा, और वो एनर्जी है एटीपी। तो फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जाइलम के ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वही फ्लोएम यहाँ पे फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि वो कैसे करेगा। तो यहाँ पे एक होता है जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, है ना। एसेंट ऑफ सैप मतलब जो मटेरियल है वो कैसे मूव करता है, तो अपवर्ड मूवमेंट होता है यहाँ पे वाटर और मिनरल्स का रूट से। देखो यहाँ पे हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ से रूट से वाटर जो रहेगा ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो कैसे करेगा, इसके लिए कुछ थ्योरीज हैं वो हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो होंगे जो इस एसेंट ऑफ सैप को अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे रूट प्रेशर। रूट में एक प्रेशर जनरेट होता है जिससे वाटर जो है मूव करता है। इसके अलावा कैपिलरी एक्शन, इसमें कैपिलरी एक्शंस होते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर को ले जाने की कैपेबिलिटी को कैपिलरी एक्शन बोलेंगे। देन एडहेशन कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल भी अपने आप में क्या करता है, चिपकता है ना, तो उस तरीके से क्या करेगा वो चिपकते चिपकते ऊपर जाएगा। देन उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपिरेशन पुल, होता क्या है कि जो ये लीफ होते हैं ये लीफ जो है तेजी से वाटर को क्या करते हैं, लॉस करते हैं, और वाटर लॉस के कारण क्या होता है, एक पुल बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पुल। सबसे पहले हम वाटर प्रेशर की बात करें तो वाटर जो है सॉइल में होती है ना, और ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ये सॉइल से वाटर के अंदर जाते हैं। ठीक, और जाने के बाद फिर एक प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। कैपिलरी एक्शन होता है इसके बाद, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे फाइन ट्यूब्स होते हैं, है ना, और वाटर और एनी लिक्विड राइज इन द कैपिलरी बिकॉज अपवर्ड फिजिकल फोर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। तो क्योंकि वहाँ बहुत ही फाइन ट्यूब्स होते हैं तो फाइन ट्यूब्स में जैसे ही पानी जाता है तो वो अपवर्ड मूवमेंट करने लग जाता है, जिसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, जिससे क्या होता है वाटर स्टेम तक पहुँच जाता है। देन इसके बाद एडेशन और कोहेसन होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल खुद एक दूसरे से चिपकते एक कॉलम बनाते हैं, और उससे क्या होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, और फिर एक बहुत हाइयर मतलब प्रेशर जनरेट होता है, हायर प्रेशर जो होता है ट्रांसपिरेशन पुल। वाटर जो रहता है कंटिन्यूसली लॉस होता रहता है स्टोमेटा के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक वैक्यूम क्रिएट होता है अंदर की तरफ, जिसके कारण एक संक्शन प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं, और इसके कारण जो लंबे लंबे ट्री रहते हैं उसमें भी वाटर जो रहता है वो प्लांट के बाहर निकल जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की। अगर ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं तो ये होता है लॉस ऑफ वाटर, है ना, एज फ्रॉम द एरियल पार्ट, एरियल पार्ट से वाटर का लॉस जो है वो ट्रांसपिरेशन है। और इसमें क्या होता है, इसके कारण अपवर्ड मूवमेंट जनरेट होता है ना, ट्रांसपिरेशन पुल इससे जनरेट होता है, और इसके अलावा ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने के काम आता है। इसके अलावा एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होगा, बेसिकली ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर लो कि क्या होता है, जैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, है ना, तो यहाँ पे अगर फूड का ट्रांसपोर्ट होता है पूरी प्लांट बॉडी में तो उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, सिंपल।
ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारा नाइट्रोजनस मटेरियल बनता है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसी को हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्यों होता है? बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। जो हार्मफुल मटेरियल रहते हैं वो हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, उसको हम एक्सक्रिएशन बोलते हैं। एक्सक्रिएशन करने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। यूनिसेलुलर बॉडी में ये स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते, डायरेक्टली ये बाहर आ जाते हैं सरफेस से। ठीक, वही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम, उनमें स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं। अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में होता है किडनी, है ना। किडनी को थोड़ा सा हम क्या करें, थोड़ा सा बड़ा करें तो हमको समझ में आएगा कि उस किडनी में जो आर्टरी और वेन है वो कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, और दो पेयर में मिलते हैं हमको किडनी, और किडनी से बाहर एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका यूरेटर। क्या बोलेंगे इसको हम? यूरेटर। तो यूरेटर निकलेगा। यूरेटर जो रहेंगे, दोनों किडनी से 2 यूरेटर निकलेंगे और आगे कनेक्ट हो जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ पे यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर किडनी, 2 किडनी मिलेंगे जो कि एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और इसके बाद यूरेटर मिलेगा जो कि एक डक्ट है जिससे यूरिन जो है, मतलब किडनी जो फिल्टर कर रहा है वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद ये जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में जो कि एक रिजर्वायर है ना। पूरा यूरिन जो है वहीं इकट्ठा होगा, और फिर यूरेथ्रा होगा जो कि बेसिकली बाहर भेजने का एक चैनल है। किडनी की थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, तो ये डायग्राम है किडनी का। ठीक है, किडनी जो होता है वो बीन शेप्ड का होता है ना, और आपके एब्डोमेन कैविटी में बैकबोन के अगल बगल ये सिचुएटेड होता है। ये एक फिल्टरिंग यूनिट है, मतलब इस किडनी के अंदर कुछ यूनिट्स मिलेंगे फिल्टर करने का, जो काम करेंगे, जो छन्नी जैसा काम करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। दैट मीन्स किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे जो बेसिकली क्या करते हैं, ब्लड में से यूरिन को निकालते हैं। ठीक, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये किडनी है हमारी। इस किडनी को थोड़ा सा हम अगर सेक्शन व्यू देखें तो अंदर हमको ऐसे बहुत सारे क्या मिलेंगे, लोब मिलेंगे, है ना। इन लोब्स को अगर आप बड़ा करो, है ना, देखो यहाँ पे ब्लड वेसल जो है अंदर की तरफ गए हैं, और यहाँ से आप देखोगे किडनी से ये जो है यूरेटर बाहर निकल रहा है ना, और ये लोब्स बने हुए हैं। इन लोब्स में ही किडनी होती है। तो कैसी होती है किडनी? कुछ इस तरीके से देखो, ये किडनी में इस तरीके से यहाँ पे नेफ्रॉन होंगे। ये क्या है? नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, है ना। ये देखो, इस नेफ्रॉन को हमने सीधा किया। सीधा करने के बाद जब हम इसको बड़ा करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा। इसके स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, इसमें जो आर्टरी है जहाँ से कनेक्टेड होगी उसको हम बोलेंगे बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे? बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल जो रहेगा वहाँ से कनेक्टेड रहेगा एक कैप शेप में, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। बोमन्स कैप्सूल जो रहेगा ये बेसिकली यहाँ पे एक नेटवर्क बना है किसका? आर्टरीज का, जिसको बोमन्स कैप्सूल बोलेंगे। बोमन्स कैप्सूल कनेक्टेड रहेगा ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस आगे की तरफ एक्सटेंड होगा और क्या बनाएगा? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ट्यूब वाला पार्ट, और फिर ये ट्यूब वाला पार्ट जो रहेगा आगे की तरफ एक्सटेंड होता जाएगा, और कहाँ तक जाएगा? ये कलेक्टिंग डक्ट तक, और कलेक्टिंग डक्ट से ये फिर वापस बाहर आ जाएगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लूप बन रहा है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे बेसिकली क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, है ना। तो ये ब्लड वेसल से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम हो जाता है, मतलब अगर कोई एक्सेस अमाउंट में वाटर वगैरह अंदर चला भी जाता है तो ये इस पर्टिकुलर वेसल से वापस आ जाता है। हम बात करेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की। तो नेफ्रॉन जो होता है वो क्या है? आपका फिल्टरिंग पार्ट है किडनी का। किडनी में फिल्टर करने का काम नेफ्रॉन करता है। इसमें ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस बेसिकली मास ट्यूब का एक कंपोजिशन होता है, जिसमें क्या होगा? ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो इकट्ठी आ जाती हैं। उसके बाद बोमन्स कैप्सूल होता है। बोमन्स कैप्सूल जो रहता है ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करके रखता है ना। और इसमें ट्यूबुलर पोर्शन होता है नेफ्रॉन का, जिसमें क्या होता है? द बोमन्स कैप्सूल जो एक्सटेंड होकर फाइन ट्यूब्स बनाता है, हाईली कॉइल्ड रहता है ये। देन उसके बाद फिर कलेक्टिंग डक्ट होता है जो फिल्टर मटेरियल को कलेक्ट कर जाता है ना। जो फिल्टर होगा यहाँ से जो फिल्टर होके इसके अंदर गया है, ये फिर कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट जो रहेगा वो फिर यूरेटर में ओपन होगा, है ना। अगर हम फंक्शन की बात करें नेफ्रॉन की, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसमें नाइट्रोजन होता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड तो कहाँ से निकल जाती है? हमारे लंग्स से। वही
इसके अलावा क्योंकि वाटर को भी फिल्टर कर देता है, वाटर भी निकलता है इससे, और वाटर को एक्सेस अमाउंट में ना निकल जाए तो वापस बॉडी में भेज देता है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, वाटर को मेंटेन कर रहा है और वाटर के साथ साथ ये आयनिक बैलेंस भी हेल्प कर रहा है। इसको हम बोलते हैं ऑस्मिक रेगुलेशन। देन अगर हम बात करते हैं यूरिन कैसे बनता है ना, तो यूरिन कैसे बनेगा, तो आपको एक बात बता दूं कि यूरिया जो है बेसिकली लीवर में बनता है, और फिर यूरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, फिर ये किडनी के थ्रू फिल्टर होकर बाहर निकलता है। तो यूरिन की बनने की यहाँ पे किडनी के अंदर जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है। देखो यूरिया वहाँ बनता है बट निकलता नहीं है बॉडी से, बॉडी से निकलने के लिए उसको किडनी की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सबसे पहले क्या होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इसमें आपके नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, ये सभी क्या होते हैं फिल्टर हो जाते हैं, वाटर से किस तरफ चले जाते हैं ये नेफ्रॉन की तरफ। फिर उसके बाद होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, इस पर्टिकुलर पोर्शन में ये फिल्टर हो गया और कहाँ चला गया, अंदर चलेगा ये सारे मटेरियल। अब क्योंकि एक्सेस अमाउंट में चले जाते हैं तो फिर क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन, मतलब इस ट्यूब से वापस से फिर ये इस ब्लड वेसल में आते हैं जो कि हमारी बॉडी में वापस पहुंचाने का काम करते हैं। यूरिया को छोड़ के बाकी के मटेरियल जो होते हैं एक्सेस अमाउंट में वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक, सो द यूजफुल सब्सटेंस आर फिल्ट्रेट आर द रीअब्जॉर्प्शन बैक बाय द कैपिलरी सराउंडेड बाय द नेफ्रॉन। देन उसके बाद होगा यहाँ पे सीक्रेशन, सीक्रेशन में होगा जो एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट और ये होते हैं ये सीक्रेट हो जाते हैं और कलेक्टिंग डक्ट की तरफ चले जाते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये देखो ये कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये यहाँ पे यूरेटर में जाएंगे और यूरेटर से फिर ये यूरेथरा में जाएंगे और फिर वो यूरिया जो है रिलीज हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ब्लैडर की, तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है कि जो यूरिया रहता है वहाँ पे कलेक्ट किया हुआ रहता है। अब हम यहाँ पर कुछ टर्मोलॉजीज की बात कर लेते हैं, जैसे कि होम्यो डायलिसिस। जो ये होम्योडायलिसिस जो होता है बेसिकली आर्टिफिशियल किडनी को बोलते हैं, है ना। जब किडनी खराब हो जाती है तो किडनी खराब होने के बाद अगर हमको क्या करना है, बॉडी को, पेशेंट को अगर ठीक करना है तो होम्योडायलिसिस करते हैं, जिसको डायलिसिस भी बोलते हैं, जिससे क्या होता है आर्टिफिशियल किडनी होती है जिसके थ्रू ब्लड को फिल्टर किया जाता है। वही एक्सक्रिएशन अगर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट भी एक्सक्रिएट करता है, बट कैसे करता है वो, जैसे कि आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है ना, ये क्या करेगा, ये स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर निकाल देता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को वैसे तो वो कंज्यूम करता है ना, लेता है और ऑक्सीजन बनाता है ना। तो ये प्रोसेस उसमें चलती है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत से अदर वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, लीव्स, बार्क, इन सब में क्या हो जाते हैं, इसके थ्रू भी बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल जो है, लीव्स जो होती हैं क्या होती हैं, एक टाइम के बाद टूट जाती हैं, तो वेस्ट मटेरियल भी उसी में इकट्ठा हो जाता है लीव्स में, और टूट जाती हैं तो वहीं से बाहर निकल जाता है। बार्क के थ्रू भी क्या करता है ये जो रहेगा आपका वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है ना। जैसे कि गम्स, रेजिन, ये भी पता है क्या है, ये भी एक्सक्रिएटरी मटेरियल है, प्लांट के किसी काम के नहीं तो बाहर निकाल देते हैं और फिर वो बाहर निकल जाता है। और कुछ मेटाबॉलिक जो वेस्ट रहते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में भी बाहर निकलते हैं, है ना। और यहाँ पे कैलोकेशिया की लीव्स और जमीगंध, ये इस टाइप से भी यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में बाहर ये वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।